हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी क्लास है बिहार विधानसभा एएसए के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये एनटीपीसी के लिए नहीं है, बिहार विधानसभा एएसए प्रीलिम्स के लिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक कमेंट में मैसेज किया था कि सर जो बिहार विधानसभा एएसए है इसके लिए क्वेश्चन डाल दीजिए। तो मैंने इसके लिए पीपीटी बनाई और बना करके आप लोगों के सामने क्लास लेके आ गया। ठीक है, तो इस क्लास से जुड़ जाइए, नहीं जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्लास देखिए, आपको अच्छी लगती है तो जुड़िए, अच्छी नहीं लगती है अदरवाइज तो आप दूसरी क्लास किसी और की देख सकते हैं। मैं जबरदस्ती करके किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति, तो हिस्ट्री का टॉपिक है और तो हम टॉपिक वाइज करेंगे यहाँ पर कंप्लीट। तो सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है इसका संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। ओके, चलिए 1857 की क्रांति देखो, थ्योरी और एमसीक्यू। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। और थ्योरी क्लास में जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो इसी क्लास में आपको भागना नहीं है, इसी में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, इसमें हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम तो ठीक है, हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए थ्योरी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, आप लोगों को देखते चलना, सुनते चलना। यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो इजीली जुड़े रहना क्लास से। ठीक है, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, यह एक व्यापक विद्रोह था जो ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शासन के। इनका कहने का सीधा सा मतलब है कि जो युद्ध था, ये विद्रोह था, ये भारत सरकार यानी कि इंडिया के लोगों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटेन की कंपनी थी उस कंपनी के खिलाफ ही विद्रोह था। ठीक है, भारतीय लोग ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इजीली शांति से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, टॉपिक घबराना नहीं है। ठीक है, तो भारतीय लोग किसके खिलाफ लड़े इस युद्ध में, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। मेरठ यानी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, मेरठ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंची थी, दिल्ली की ओर इसने प्रस्थान किया था। तो मैं अभी आपको लिख करके बताता हूँ सीधा। तो 10 मई 1857 को शुरू हुई मेरठ से और सैनिकों ने, जब सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुरू होकर के 11 मई 1857 को कहाँ पहुंची है, स्टार्ट होकर के मेरठ से स्टार्ट होकर के दिल्ली पहुंची और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी समय भारत का जो बादशाह था, इसी समय जो भारत का बादशाह था और क्रांति का नेता भारत का बादशाह। ठीक है, वो था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर था। ओके, चलिए अगला टॉपिक हमारा है क्रांति के कारण क्या है। ठीक है, क्रांति के प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहले चलिए क्रांति के प्रमुख कारण, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर रहेगा कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है, देखो जो डलहौजी की हड़प नीति इसमें थी, राजनीतिक कारण में डलहौजी की हड़प नीति। इसका मतलब क्या था, देखो डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति। इसका मतलब था कि फूट डालो, क्या करो, फूट डालो और शासन करो की नीति। इस नीति को फूट डालो शासन करो की नीति कहा जाता है। इसने कहा था कि भारतीय लोगों के अंदर फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो इसमें लोग सक्सेस हो गए थे। ठीक है, फूट डाल करके, देखो फूट डाल करके हर एक व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो सफलता नहीं है, वो एक चापलूसी है, कुछ दिनों चलती है, इसके बाद में जूते से मार दिया जाता है उनको। ठीक है, भगा दिया जाता है। तो ये इन लोगों की चापलूसी थी एक हिसाब से। तो ठीक है, समय चल गई, हमारे समय में तो नहीं चलेगी। दूसरा कारण क्या है, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सत्ता द्वारा अपदस्थ करना। ठीक है, जो भारतीय शासक थे तो ब्रिटिश सत्ता ने अपना ही जमाया था सब कुछ कि इनको अपदस्थ करना है, इनको पद से हटाना है, इन लोगों की भूमिका थी। बट भारत ऐसा नहीं करता, भारत जिसको शरण देता है उसको शरण दे देता है। अगला टॉपिक है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भारी कर प्रणाली और किसानों की दुर्दशा। इन लोगों ने भारतीय किसानों पर एक तो महंगा कर लगाया, साथ ही साथ उनकी दुर्दशा कर दी। किसानों ने यदि कर नहीं दिया तो उनकी मार कूट भी की साथ में साथ। ठीक है, तो काफी इन लोगों के जो है एक दर्दनाक कारण रहे, इन लोगों ने भारत के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया।
इसलिए इन्हें इस तरीके से पढ़ा जाता है, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, दस्तकारों और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को खराब करना। जो भारत में व्यापारी दस्तकारी थे, जो व्यापार करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब तो कर दी थी। किसी किसी के व्यापार को चलने नहीं दिया, यानी कि भारत में जो व्यापारी थे उनके व्यापार को चलने नहीं दिया, उनके व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की, वो अपना व्यापार आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, पैसे वाले बनना चाहते ना। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था इनका, तो सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप किया कि सती प्रथा नहीं होगी, बाल विवाह नहीं होंगे, और जाति जो व्यवस्था है में हस्तक्षेप। तो बाल विवाह तो ठीक है, तो इन चीजों पर इनकी रोक चलाई गई। ठीक है, तो इन लोगों ने हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई और हड़प नीति भी चलाई, तो काफी कुछ नीति चलाई इन लोगों ने। ठीक है, और भारत को लॉस हुआ इनकी नीति से, क्योंकि लोग भारत के विरुद्ध थे, भारत में ही अपना राज करना चाहते थे। ईसाई धर्म के प्रचार की आक्रामक नीति। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार की आक्रामक नीति, तो ईसाई धर्म के प्रचार की आक्रामक नीति की इन्होंने। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है इसमें, सैन्य कारण। तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, जो भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ क्या किया, भेदभाव किया। ठीक है, पहले उन्हें अपने साथ लगाया, उनके साथ भेदभाव किया। ये लोग क्या काम करते थे कि अपनत्व की भावना जताते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ रहो, लेकिन ये लोग कभी किसी के साथ नहीं रहते थे। ठीक है, कभी किसी के साथ नहीं रहते थे, अपना ही हित देखते थे, हर एक जगह अपना हित देखते थे, भारतीयों के साथ एक मगरमारी कर देते थे। कम वेतन और पदोन्नति के अवसरों की कमी। देखो, सबसे बड़ी बात कि जिसको भारतीय लोगों को जो नौकरी देते थे, अपनी नौकरी देते थे, तो उसमें कम वेतन और साथ ही साथ पदोन्नति के अवसरों में कमी कर देते थे। भारतीय लोगों को कम नौकरी मिलती थी, इनके शासन काल में भारतीय लोगों को कम नौकरी मिलती थी। पूरा का पूरा सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपना जमा रखा था। ओके, और ये सोच रहे थे कि हम भारत पर राज करें। एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और शेर की चर्बी वाले होने की अफवाह। तो इसका तो मुझे लगता है, देखो जो जो कारतूसों में गाय की शेर वाली चर्बी, मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, मंगल पांडे ने इसको चलाने से मना कर दिया था, जो एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और शेर की चर्बी वाले होने की अफवाह, तो इसका अफवाह ही माना जाता है। मंगल पांडे ने इसको चलाने से मना किया था, लेकिन एज टेंट पर हमला किया था। मंगल पांडे ने एज टेंट पर हमला किया था, एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया, जिसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो भली ही दे दी गई थी, बट अंग्रेज अधिकारी भी मारा गया था उनके हाथों। 1857 की क्रांति का प्रभाव देखिए क्या है, तो सकारात्मक प्रभाव देखना है सबसे पहले हमको कि क्या क्या साझे प्रभाव पड़े, अच्छे प्रभाव क्या क्या है। तो देखो, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। जब 1857 की क्रांति के सकारात्मक प्रभाव इंडिया के लोगों पर पड़े, तो भारतीय जो राष्ट्रीयता है, एक तो भारतीय लोगों में क्या हुई, एकता की भावना आई, एकता की भावना आई। ठीक है, जब सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने अपने देश को बढ़ावा दिया, देश को अच्छे से मानने लगे, अंग्रेजों को अपने देश के प्रति काम करने लगे। भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति और धर्म के प्रति सतर्कता। जो अंग्रेज थे वो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे और धर्म के प्रति भी विरुद्ध, इसलिए उनसे भारतीय लोगों ने अपनी सतर्कता प्रारंभ की। भारतीय लोग उन लोगों से सतर्क हो गए अपने धर्म को लेकर, अपने कर्म को लेकर। ठीक है, ब्रिटिश शासन को सीधे क्राउन के, इस पॉइंट को पहले तो हम पूरा निकाल लेते हैं क्या है, ब्रिटिश शासन को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन को यहाँ से हटाकर उनके क्राउन शासन के अधीन कर दिया गया, तो भारतीय शासन से हटा दिया गया। यदि भारतीय शासन में आज ब्रिटेन का शासन होता तो भारतीय कुछ नहीं कर पाते। अब क्या होगा यहाँ पर जी, एक्ट, अच्छा 1858 का एक्ट लगाया गया था इस पर, क्राउन पर। नकारात्मक प्रभाव में कुछ उल्टे प्रभाव हो सकते, जैसे भारतीय जनहानि और विनाश। तो नकारात्मक प्रभाव जो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार का पड़ा, तो भारतीय जनहानि भी हुई, साथ ही साथ विनाश, यानी कि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। और जो कहते हैं कि देखो, इसमें जब विनाश होता है तो आर्थिक विनाश भी होता है, सामाजिक विनाश भी होता है, राजनीतिक, तो तीनों प्रकार का विनाश यानी कि नुकसान होता है और जनहानि भी होती है।
मुस्लिमों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, इस कारण के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया गया। देखो, मुस्लिमों को जिम्मेदार इसलिए ठहराया गया कि मुस्लिम लोग ब्रिटिश सरकार के साथ काम करना चाहते थे। क्या काम करना चाहते थे? कि मुस्लिम लोग ब्रिटिश सरकार के साथ काम करना चाहते थे। अच्छा, जिन मुस्लिम जो ब्रिटिश सरकार है इनको वो पैसा देती थी, बट पैसा ज्यादा नहीं देती थी। पैसा की कमी की वजह से लोग काम करते थे, इसीलिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया कि इनकी वजह से भारतीयों का नुकसान हुआ, क्योंकि जो वहाँ काम करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार की भाषा को मुसलमानों ने समझ नहीं पाया। मुस्लिम लोगों ने ब्रिटिश सरकार की भाषा को नहीं समझ पाया। उन लोगों ने अपने जालों में फंसा रखा था इन लोगों को। ठीक है, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति, देखो लाल डलहौजी ने जो नीति चलाई थी कि फूट डालो शासन करो, इसी को कहते बांटो और राज करो की नीति। तो इसमें तो वो लोग सक्सेस हो ही जाते हैं फूट डाल करके। देखो, फूट डालो शासन करो की नीति का मतलब है, देखो एक किसान है और एक दूसरा किसान है। ये आया डलहौजी, इसने इससे कहा इसके बारे में। ठीक है, इसने इस डलहौजी ने किसके बारे में कहा? इसके बारे में। किससे कहा? इससे कहा। क्या कहा? कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा है वैसा है, और तुम लोग सब कुछ बता दिया इसको। तो झूठ करके आपस में लड़वा दिया। जो इंडिया के जो हिंदू हैं, भारतीय जनता को आपस में लड़वा दिया और इन्होंने शासन कर लिया। ठीक है, तो और जो भारतीय जनता थी वो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानने लगी। अगला टॉपिक हमारा 1857 की क्रांति के एमसीक्यू। ठीक है, थोड़ी एमसीक्यू भी लगा लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो क्वेश्चन तो हो गया, बताइए आंसर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, और 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई को अधिकार कर लिया था दिल्ली का। ठीक है, यार यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट। देखो, मेरठ से शुरू हुई थी, दिल्ली पहुंची थी। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरठ से शुरू हुई थी, कहाँ पर पहुंची थी? दिल्ली पहुंची थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। भारत का दो गवर्नर जनरल का 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कैनिंग। देखो, कैजन कब आए थे? 1899 से 1905 तक भारत में रहे। ठीक है, तो कैजन तो हो नहीं सकते, इनको हटाओ। लॉर्ड डलहौजी भी कब के हैं? 1857 के ही है, बट 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, राइट आंसर इज सी। किसने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था? सिपाही विद्रोह किसने कहा था? सिपाही विद्रोह किसने कहा था? तो किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने सिपाही विद्रोह कहा था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह और अमय सिंह दोनों ने किया था। ठीक है, किसने? कुंवर सिंह और अमय सिंह दोनों ने किया था। इसमें कोई एक आंसर होगा, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह राइट आंसर। 1857 की क्रांति को सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 की क्रांति को सबसे पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम ये कहा था बी डी सावरकर ने। किसने कहा था? बी डी सावरकर ने। किसने कहा था? बी डी सावरकर ने। ठीक है, तो आज के लिए मैंने थ्योरी और एमसीक्यू करा दिए, थोड़े बहुत एमसीक्यू करा दिए, बट एमसीक्यू की क्लास जब होगी, जब मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। ये तो मैं 4 या 5 एमसीक्यू इसलिए लाता हूँ कि देखता हूँ आप लोगों को कितना आप लोगों ने ध्यान से देखा क्लास को। तो चलिए, इसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ध्यान देना अभी सीजीएल का भी बैच चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है 31 मई से, तो उससे भी देख सकते हैं जो विद्यार्थी वीडियो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और क्लास यदि अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखना, अच्छी भी नहीं लगी है तो भी कमेंट में जरूर लिखना। और आपके साथ पढ़ने वाले जो विधान सभा ESO की परीक्षा दे रहे हैं
उनके लिए उनके पास शेयर जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।